हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट है और इसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी के भी होंगे, कुछ आपके बाहरी जो ईवीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे और साथ ही पेडागोगी क्वेश्चंस भी होंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस के आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर देने होंगे और आपका अपना स्कोर आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों के किस चीज़ का विकास करना होगा? अभिसारी चिंतन, सुनने संबंधी कौशल, सृजनात्मक चिंतन या फिर बोलने संबंधी कौशल। तो अगर मीता मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है तो उसका उद्देश्य क्या है? वो बच्चों के किस चीज़ को विकास करना चाहती है? क्या राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी सृजनात्मक चिंतन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन में मुक्त अंत वाले प्रश्न आते हैं, यानी इसका अंत ना हो ऐसे प्रश्न। और जब जिनका अंत नहीं होता यानी कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो उससे बच्चे जो अलग अलग अपना आंसर देंगे और सब बच्चे एक दूसरे से शेयर भी करेंगे। तो इससे क्या होगा? सृजनात्मक एक क्रिएटिविटी सबके अंदर पैदा होगी, एक सृजनात्मक चिंतन पैदा होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासिक, द्विअनुशासनिक, संकुचित या फिर बहु अनुशासनिक। क्या राइट आंसर होगा? पर्यावरण की जो प्रकृति किन किन आयामों पर डिपेंड करती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये बहु अनुशासनिक है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत देखिए तो विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है, साथ ही हमारे जितने भी सामाजिक विषय वगैरह रहते हैं सभी कुछ आ जाता है। तो पर्यावरण के अध्ययन की जो प्रकृति वो बहु अनुशासनिक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कसावा कहाँ पाया जाता है? केरल में, आसाम में, कर्नाटक में, मिजोरम में। राइट आंसर क्या होगा? कसावा क्या चीज़ है आपको पता है? आपने इसका दूसरा नाम बहुत सुना होगा, लेकिन हो सकता है किसी ने ये वाला नाम नहीं पता हो उनको। जबकि मैंने आपको ईवीएस से जब नोट्स प्रोवाइड किए थे तो उसमें आपको बताए थे, दोनों ही नाम बताए थे। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केरल में पाया जाता है कसावा। यानी आपने टेपियोका पढ़ा होगा ना, तो टेपियोका को ही कसावा कहते हैं और उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो याद रखिएगा, टेपियोका और कसावा एक ही चीज़ है, तो आपको कभी कभी टेपियोका की जगह कसावा भी कह सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अवलोकन तथा अभिलेखन या रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना, कक्षा में गतिविधियों का संचालन करना या फिर समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण की योजना। सबसे कम उपयुक्त हमें ढूंढना है, इसका भी याद रखिएगा, उपयुक्त मत ढूंढिएगा। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित कराना। ये तो कोई संकुचित मानसिकता वाली बात हो गया, इसमें बहुत ही सीमित चीज़ें होंगी। जबकि समुदाय का सर्वेक्षण, ये आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि जो हमारा पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण हो गया, कई सारी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ हो गई, भ्रमण योजना हो गई, सर्वे वगैरह, ये सारी चीज़ें काफ़ी उपयुक्त होती हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 29%, 79%, 69% या फिर 50%। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 71% भाग पर हमारे पृथ्वी में जल है। तो इसका मतलब बाकी के जो हमारा 29% बचा उस पर हमारा पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शन है श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। सेकेंड है नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता। थर्ड, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। और फोर्थ ऑप्शन की श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती हैं। क्या होगा इसका आंसर? ईवीएस पेडागोगी मैंने आपसे काफ़ी सारे वीडियोस आपके प्रैक्टिस करवाई है, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको, अब मुझे याद नहीं है सेट नंबर, लेकिन किसी एक सेट में आपको ये क्वेश्चन करवाया था। ये आया हुआ क्वेश्चन आपके सीटेट का। क्या राइट आंसर होगा? फिर से ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, कौन से सही होंगे इसमें से चारों पॉइंट्स जो दिए मधुमक्खी के बारे में। क्या राइट आंसर होगा
ऑप्शन सेकंड, यानी इसके जो चारों पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं। अब याद भी कर लीजिए साथ ही साथ कि श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं फूलों की रस की खोज में चारों ओर पता है। नर मधुमक्खियाँ देखिए कोई भी काम नहीं करती हैं। जो रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देने का काम केवल रानी मधुमक्खी करती है। और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं केवल मादा ही होती हैं, मादा मधुमक्खियाँ ही काम करती हैं, रस लाती हैं, फूलों से मकरंद चुनती हैं। और नर मधुमक्खियाँ कोई काम नहीं करती हैं, जबकि रानी मधुमक्खी का काम सिर्फ अंडे देना होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या फिर वन संरक्षण। राइट आंसर क्या होगा पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में? क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक संरक्षण में सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है? गोवा, गुजरात, पुदुचेरी या फिर केरल। राइट आंसर क्या होगा? याद इस कोशिश करिए, अपना नक्शा दिमाग पे लाइए कि कौन सी चीज़ बंगाल की खाड़ी पे तट पर आते हैं, कौन सी चीज़ अरब सागर में आते हैं। अरब सागर यानी कि हमारा बाएं साइड होगा और बंगाल खाड़ी यानी कि दाएं साइड होगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जो पुडुचेरी है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी में आता है, जबकि गोवा, गुजरात, केरल ये सभी जो होते हैं अरब सागर में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, या फिर ऑप्शन 4 के क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। क्या राइट आंसर होगा? सबसे महत्वपूर्ण हमें सबसे बेटर ऑप्शन चुनना है जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त हो। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाता है? ऑप्शन 3 नंबर, यानी सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना ही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के 2 भाग हैं, पादप और जंतु, घास तथा पेड़, जीवी तथा अजीवी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ये जो क्वेश्चन था, जब मैं केवीएस का इंटरव्यू देने गई थी तो उसमें भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हमारे इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स क्या हैं, यानी इकोसिस्टम किन 2 पार्ट किससे किससे मिलकर बना है। तो आप मैंने बताया था कि जो इकोसिस्टम है वो बायोटिक और नॉन बायोटिक से बना है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, जीवी तथा अजीवी जो हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और साथ ही जीवी और जीवी की बात करें, जीवी यानी पेड़ पौधे और हमारे जीव जंतु जितने ये हो जाते हैं जीवी। अजीवी में हमारे मृदा, जल, वायु, पेड़, पहाड़ के ये सारी चीज़ें, पेड़ नहीं, पेड़ होगा जीवी और पहाड़ जो होंगे अजीवी हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। साइंस की क्लास अटेंड जिसने की थी संडे वाली, उनको उसमें मैंने आपको बताया था इस बारे में। कार्बोहाइड्रेट, वसा में कई सारे लोग कन्फ्यूज़न होगा अभी। तो अगर सबसे ज़्यादा की बात कीजिए तो सबसे ज़्यादा जो मिलती है वसा से मिलती है, जबकि बहुत जल्दी अगर बोला जाए कि बहुत जल्दी कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में वसा में। और ये याद रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से करीब हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि वही अगर हम 1 ग्राम वसा ले तो हमें करीब 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन से आपके कि अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देना। सेकंड, विद्यार्थियों से ये पूछे कि उन्होंने क्या खाया है और उसके बाद चर्चा करना। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। या फिर ऑप्शन 4 कि विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। क्या हमारा सबसे उपयोग होगा? ऑप्शन जो हमारे क्लास 4th के बच्चे हैं उनको अगर हमें टॉपिक पढ़ाना है, प्राइमरी में हम किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं?
तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड वाला। सबसे पहले हम क्या करें कि हम बच्चों को पूछे कि सब लोग अपने अपने टिफिन में कौन क्या लेकर आया है, तो बच्चे बताएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं, सबके भोजन भी अलग अलग होंगे, कोई कुछ लाया होगा, कोई कुछ लाया होगा, इसी से बताएंगे। जैसे कि जिस तरह से हमारे कक्षा में सब बच्चों का अलग विविध विविध भोजन है, इसी तरह से हमारे देश के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग भोजन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सीमावर्ती राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जब आपको ईवीएस पेडागोगी मैंने आपको पढ़ाई थी तो उस टाइम आपको बहुत बार बोला था कि आप सीटेट एग्जाम देने से पहले एक बार मैप को बहुत अच्छे से, सभी लोकेशंस को बहुत अच्छे से देख लिख के ही जाइएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस बार के रिपीट होते हैं। हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है, कभी गुजरात के सीमावर्ती राज्य, कभी केरल का सीमावर्ती राज्य, कभी आंध्र प्रदेश के, तो आपको याद रखिएगा। जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। तो क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के सीमावर्ती राज्य ऑप्शन 4, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तीनों जो है गुजरात के सीमावर्ती राज्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार या मिजोरम। क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पेडागोगी जब पढ़ाई थी तो 8-10 बार ये क्वेश्चन बार बार हर साल रिपीट हुआ है। और नोट्स में अगर आपने नहीं पढ़े ना, एनसीईआरटी वाले क्लास 3rd 4th 5th सभी क्लास की मैंने कंप्लीट करा दी है, तो आप प्लेलिस्ट बनी वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्या राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी नारियल के तेल में पकी अगर समुद्री मछली बोला जाए तो गोवा में, सरसों के तेल में अगर बोला जाए मछली कहाँ खाते हैं तो जम्मू कश्मीर में, बिहार में तो मछली चावल खाते हैं, और मिजोरम का क्या खास बात थी? मिजोरम में चिराव डांस किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल किसे छोड़कर? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो किस चीज़ को हमें नहीं अपनाना चाहिए पर्यावरण अध्ययन कराने के समय? देखिए, मूर्त से अमूर्त की बात तो मैं करती हूँ, एनसीईआरटी में आपको सारी चीज़ समझाई भी थी कि सरल से कठिन हमारे ये मतलब एक तरह से हमारे टीचिंग रूल्स होते हैं या क्या शिक्षा सूत्र होते हैं कि हमें मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है, सरल से कठिन पढ़ाना है, स्थानीय यानी हमारे जो आसपास की चीज़ से लेकर वैश्विक स्तर की चीज़ें पढ़ानी है। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी, अमूर्त से मूर्त चीज़ें नहीं पढ़ानी है। तो ऑप्शन, क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, यानी केवल डी को छोड़कर सभी का अनुपालन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल हमारे होगा सैटरडे होगी, तो कल हमारी इंग्लिश की क्लास होगी। बेसिकली सैटरडे को या तो हिंदी की क्लास होती है या फिर इंग्लिश की क्लास होती है। लास्ट टाइम आपको हिंदी पेडागोगी करवाया था, तो इस बार हम कल की क्लास में इंग्लिश की क्लास या फिर मैं मॉक टेस्ट से लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं कल वाले क्लास में। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।